प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला के पुत्र कर्ण चौटाला ने राज्य सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। हिसार में इनेलो के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार में शामिल लोग कोरोना रिलीफ फंड का पैसा मिलबांध कर खा गए हैं। कोरोना के नाम पर सरकार में बड़ा घोटाला किया गया है, इसलिए सरकार आज तक कोरोना रिलीफ फंड की जानकारी नहीं दे पाई है। इसके अलावा कर्ण चौटाला ने नौकरियों के नाम पर हो रहे भेदभाव पर सवाल उठाए और बार बार भर्तियों को रद्द करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा सरकार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है और नौकरियों के नाम पर या रजिस्ट्रियों के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं। कुछ विभागों में खुलेआम टेंडर पास करने के लिए कमीशन का रेट फिक्स किया गया है। इसके अलावा चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ कानून का दुरुपयोग करना जानती है। चौटाला ने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का काम किया। ये आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, बेरोजगारी है, और किस प्रकार आप सभी इस बात के गवाह हैं, मीडिया के माध्यम से ये बात कई बार आगे आई है कि 2 दर्जन से ऊपर जो पेपर लीक घोटाले हुए हैं नौकरियों के मामले में प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के आगे हमारे को किस प्रकार जाना है, उसको युवाओं के साथ मुलाकात करने आज हिसार में आए थे। और हमने पिछले दिनों पंचकुला के अंदर HPSC के आगे प्रदर्शन भी करा था, गवर्नर को मेमोरेंडम भी दिया था, जिसमें हमने मांग करी थी कि इसके ऊपर जांच कराई जाए। पहले तो मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि पैसा मिला है, और फिर वो ये कहने लगे, बहाने बनाए कि भाई दफ्तर में नहीं था, घर में था। अफसर के चाहे दफ्तर में मिला हो चाहे घर में मिला हो, पैसा मिल गया, फिर जांच क्यों आगे नहीं हो रही? चेयरमैन से आज तक पूछताछ नहीं हुई। कहते हैं कि चेयरमैन ने उस टाइम ये बात कही थी कि भाई मेरे को रिश्तेदार इस नौकरी में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें वो नहीं कर सकता। चेयरमैन कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का काम कर रहा था। और फिर आपने अगर उसमें HPSC की नौकरी में अगर किसी को ये अधिकार देना था कि सिलेक्शन आप करेंगे, तो फिर उसी पोस्ट पे जो उसके इक्विवेलेंट कोई अधिकारी था उसको देते, आपने एक जूनियर को कैसे दे दिया? जिसको आपने दिया उसके ऊपर पहले ही भिवानी में जब वो नौकरियों के मामले पे उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, आपने ऐसे आदमी को क्यों दिया? तो इस प्रकार के कई मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर। दूसरा, इन्होंने एक नारा दिया था अंत्योदय का कि भाई आखिरी आदमी को फायदा देंगे। आज इन्होंने हरियाणा प्रदेश के जो DC रेट की नौकरियां थी उसको 3 कैटेगरीज में बांटने का काम किया है, A, B और C कैटेगरी। उसमें A कैटेगरी में तो सोनीपत, गुड़गांवा, पंचकुला, फरीदाबाद ये 4 जिले कर दिए। B में कुछ और जिले हैं। C में इन्होंने हमारे को सिरसा, फतेहाबाद, जींद इन जिलों को ला करके डाल दिया, जिसमें A कैटेगरी वालों की जो वेतन है वो तो वहाँ से 21 से 23 हज़ार तक का है। जो B कैटेगरी वाले हैं उनका तकरीबन 19 हज़ार है। जो C कैटेगरी वाले हैं उनका 17 हज़ार है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गरीब मजदूर किसान कमेरे के बच्चे के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? C कैटेगरी की ये DC रेट की जो नौकरियाँ हैं वो तो वही अप्लाई करते हैं जिनका अपना घर का रोजगार भी नहीं चल रहा, जो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं। अगर आपने ये कैटेगराइजेशन करना है तो एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ क्यों नहीं करते आप, जिसको 3 लाख के आसपास तनख्वाह मिलती है? आप एक MLA को क्यों नहीं करते? आप एक पुलिस अधिकारियों को क्यों नहीं करते? आप DC को क्यों नहीं करते? आप SDM को क्यों नहीं करते, जिनकी तनख्वाह 1-1 लाख से ऊपर है, जिनका गुजारा आराम से चल रहा है, जिनको और सरकारी बहुत फायदे मिलते हैं? उनके साथ ये कैटेगराइजेशन क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस प्रकार से जो प्रदेश के बच्चों के साथ, जो नौजवानों के साथ बेरुखी करी जा रही है, उसके लिए आगे हमारे को क्या कदम उठाने हैं, उसके तहत ये मीटिंग भी करी थी और यही बात आज आपसे करना चाहते थे। सर, दर्डम में जो हुआ है उस प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि सरकार का जो है, पूरी सरकार के संरक्षण में ये जो है अवैध तरीके से माइनिंग चल रही थी। जी बिल्कुल, ये बात आज से नहीं, ये बात हम पिछले 7 सालों से कहते आ रहे हैं। इस सरकार ने एक बात कही थी कि हम पर्ची और खर्ची बंद कर देंगे। ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े सूटकेसों में पहले पैसे लेने शुरू कर दिए। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है किस प्रकार रजिस्ट्रियों के नाम पे 20-20 लाख रुपए लिए गए हैं, किस प्रकार इन्होंने कोरोना की आड़ में बहुत बड़ा एक शराब घोटाला किया था, किस प्रकार आज एक नहीं 2-3 विभाग ऐसे हैं जिसके अंदर आपने कोई काम कराना है तो सीधा 8% आपको देना पड़ेगा। एक वाक्य आपको बताऊंगा, एक मीटिंग हुई थी ये
इस सरकार जो ये 2 साल का अब वर्तमान सरकार का कार्यकाल है उसकी शुरुआत की बात है, जहाँ पे ठेकेदारों को बुलाया गया था, टेंडर्स के रिगार्डिंग कोई मीटिंग हुई थी। वहाँ पे एक ठेकेदार ने तो खड़े होकर के ये बात कही थी कि जी जब तक 8% नहीं देते हमारे टेंडर पास नहीं होते, और मुख्यमंत्री को मजबूरन ये बात कहनी पड़ी थी कि ये बात हम कमरे से बाहर जाके करेंगे, आप इसको मीटिंग में ना करो, क्योंकि वो मीटिंग ऑन रिकॉर्ड चल रही थी। इस प्रकार के कई ऐसे भ्रष्टाचार हैं। आप और सारी बात छोड़े, इस जो भी पिछला विधानसभा सत्र गया है इसके अंदर हमने सरकार से कुछ जवाब मांगे थे कि जो सेंटर की तरफ से ग्रांट आई है कोरोना को लेकर के वो कहाँ पे यूटिलाइज हुई, उसका इन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जो वहाँ से इक्विपमेंट्स आए थे उसको आपने कौन कौन से हॉस्पिटल में, कौन से जिले में आपने आईसीयू के बेड भेजे, आपने वेंटिलेटर्स भेजे, वो आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कितना पैसा हरियाणा प्रदेश के लोगों ने योगदान दिया जो कोरोना के लिए डोनेशन दिया, वो कितना इकट्ठा हुआ और उसका कितना कहाँ यूटिलाइज हुआ है, कौन से जिले में हुआ है, इसका जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया। ये तो स्वयं फिर एक बात में पता लग रहा है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिल बांट के खा चुके हैं। इसका इन चीज़ों का जवाब ही नहीं दे रहे। इस सरकार से तो आप कुछ भी मांग कर लो, ये कहते हैं हम आपको लिखित में दे देंगे। ये ना तो विधानसभा में उन चीज़ों के बारे में बात करते, कहते हैं हम तो लिख के जवाब दे देंगे, और वो लिख के जवाब कभी आता नहीं है। तो मतलब मीडिया के साथियों से निवेदन करूँगा, जब कभी आप इनसे मिले, ये प्रश्न आप उनसे करें एक बारी। कोरोना वाला जो ये घोटाला है ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। कोरोना की वजह से ये फिर से लॉकडाउन का माहौल बन रहा है, सख्ताई का माहौल बन रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार की तैयारियों? जी देखिए, जहाँ तक ये जो वेरिएंट है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसके बारे में, ये कोई इतना सीरियस वाला नहीं है। ये सिर्फ एक खांसी जुकाम वायरल इस प्रकार का अभी तक जो सामने आया है इसका रूप, ये तो एक बहाना बना रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गए पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। ये उस चुनाव में ये लॉकडाउन लगा करके किस प्रकार उसमें धांधलेबाजी कर सके, ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जाएगा। आप देखिएगा एन चुनाव जब पीक पे होगा, जब ये लॉकडाउन लगाने की बात करेंगे या फिर ये नाइट कर्फ्यूज लगाएंगे ताकि रात को आराम से ये लोग अपना पैसा बांट सके। जिस प्रकार आपने इलाहाबाद के उपचुनाव में देखा कि इन्होंने कितनी भारी मात्रा में फोर्स ला करके पुलिस की गाड़ियों में पैसे बांटे, इतनी भारी संख्या में इन्होंने फोर्सेज बुलाई, जिसमें आप ये मान करके चले, जहाँ तक मेरे को इसका जो हमने RTI लगवाई है उसका अभी तक पूर्ण रूप से जवाब नहीं आया। जिस दिन वो जवाब आ जाएगा मैं वो भी खुलासा करूंगा। जितनी इन्होंने फोर्स बुलाई थी उस सारे का खर्चा हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर पड़ता है, तो वो कितना खर्चा इनको करना पड़ा एक एक MP के साथ जी। और फिर जब आपने जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनको तो आपने एक एक गनमैन दे रखा था, और खुद जो बीजेपी का समर्थित कैंडिडेट था, जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसके साथ पुलिस की 5-5, 6-6 गाड़ियाँ चलती थी। ये फिर किस तरीके से इन्होंने सारे वे भेदभाव किया है, इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, उसकी बहुत बड़ी धांधलीबाजी है। अभी कोरोना का आपने जिक्र किया, कल रात को एक डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने चंडीगढ़ में कोरोना को चैलेंज करते हुए सवाल उठाए कोरोना के ऊपर। कल रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में हमारे एक मीडिया के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बारे में आप क्या? जी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इनका जोर कहीं नहीं चलता, ये तो प्रशासन का दुरुपयोग करना जानते हैं। तो ये तो जो इनके खिलाफ कुछ थोड़ा मोटा भी बोल जाता है, ये तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आपने देखा नहीं किस प्रकार इन्होंने आंदोलन के अंदर जो किसान बैठे थे वहाँ पे किस प्रकार उनके ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर इन्होंने मुकदमे बनाए। उससे पहले जो जाट आरक्षण हुआ था उसके अंदर बेकसूर बच्चों के ऊपर इन्होंने वो बना दिए थे, मुकदमे बनाए थे, जो आज तक भुगत भोगी है इस बात के। सर कोरोना आता ही सबसे पहले स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये भी एक ऑनलाइन स्टडी का जो इन्होंने सिस्टम शुरू किया है, ये जो एप्स आई हैं, ये तकरीबन अगर आप इनके बैकग्राउंड चेक करेंगे ये RSS और BJP के लोगों की हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, किस प्रकार स्कूल्स को बंद करते ही सारी स्टडीज़ ऑनलाइन चली जाती है। और ऑनलाइन स्टडीज़ का मेरा ये मानना है बच्चों पर और ख़ास तौर पर छोटी उम्र के बच्चों पर बहुत बड़ा ये एक नुकसान है। उनका दिमाग इधर उधर ध्यान इधर उधर भटकता है, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। ये चीज़ इनको बंद करनी चाहिए। स्कूल्स चलाइए आप लोग, ये तो सरकार का काम है, इसको किस प्रकार से कंट्रोल करके चलाना है। हरियाणा में टोल की कार्यप्रणाली को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कभी कहीं पर प्रदर्शन किया जाता है, किसी गांव को फ्री करने की बात है आसपास के, उसके लिए कंडीशन हर जगह के लिए अलग अलग है। कहीं 5 किलोमीटर तक फ्री। यार आप मेरे को एक चीज़ बताएं, आप टैक्स भरते हैं? भरते हैं ना, तो फिर हम टोल का अलग से टैक्स क्यों दे रहे हैं? जब हम गाड़ी लेते ही टैक्स भरते हैं
जब हम रोजमर्रा जिंदगी में हम टैक्स भरते हैं, सरकार का काम है इनको रिपेयर करके रखना, तो इसके लिए हमारे से दोबारा टोल क्यों लिया जाता है? सर आप क्या कहेंगे अगर भविष्य में आप इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने पर मेरा तो निवेदन यही रहेगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से और पार्टी के सभी जो मेन फैसला करने वाले लोग हैं हमारे, उनसे मैं तो यही निवेदन करूंगा कि टोल के ऊपर हमारे को विचार करके इसे बंद करना चाहिए। सर टोल टैक्स के ऊपर विधानसभा में सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? जी, टोल टैक्स के ऊपर सवाल उठे थे लेकिन उसका जवाब सरकार देती नहीं है। हमने इससे पिछली सरकार में भी सवाल उठाए थे। अभय सिंह चौटाला जी ने इस बात के बारे में पूछा था कि जब एक आम आदमी टैक्स भर रहा है अपना रोजमर्रा जिंदगी में, फिर आप उससे दोबारा सड़क पे चलने का टैक्स क्यों ले रहे हो? 134A के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले थे लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा। जी, इसके ऊपर भी मेरे पास पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी मेरी गुड़गांव में, उसके अंदर भी मेरे को इस बात की नॉलेज आई थी। हमने इसका सारा डाटा मंगाया है, फिर हम जाकर के गवर्नर से मिलके इस बात की भी जांच की मांग करके आएंगे।